प्री के पहले for following current affairs, I used to follow some videos, watch some videos of only IAS here and there. तो उनसे कुछ ना कुछ निकल आता था. I think one or two questions came directly from those videos. Hello, my name is Yashar Sekhar. I've secured All India rank 12 in UPSC Civil Services 2021, and I'm here to share certain tricks and tips of mine that helped me to get such a good rank. So स्टार्ट करते हैं. शेड्यूल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई एम समबडी हु फॉलोज शेड्यूल वेरी रेगुलरली. अब हर दिन तो हो नहीं पाता, बट एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो शेड्यूल फॉर 90% ऑफ टाइम. तो मेरा ऐसा था कि आई यूज़ टू वेक अप एट 8 in the morning. 8:30 से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, और जो फर्स्ट सेशन मेरा होता था इट इज़ यूजली फॉर जोग्राफ़ी, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ से स्टार्ट करना चाहता था जिसमें इंटरेस्ट लगता हो. एंड मैंने इस साल फोकस किया है जोग्राफ़ी पे. जोग्राफ़ी ने बहुत अच्छा पेड ऑफ किया है. मेरे 306 मार्क्स हैं जोग्राफ़ी में. सो अराउंड 4 or 5 hours आई यूज़ टू स्टडी जोग्राफ़ी. उसके बाद मैं लेता था 1-1.5 घंटे का रेस्ट. आफ्टर दैट मैं पढ़ता था जीएस के सब्जेक्ट्स 2-3 घंटे. उसके बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लेके मैं 3 घंटे न्यूज़पेपर्स पढ़ता था. मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, द इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट. उनसे मैं अंडरलाइन करके पढ़ता था, और उनसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो निकलते थे वो टेस्ट सीरीज़ लिख के मतलब प्रैक्टिस हो जाते थे और रिवाइज हो जाते थे. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और मेरा शेड्यूल जो है वो मुझको डिक्टेट करता था कि अगर मेरे पास 3 hours है फॉर एग्जांपल पढ़ाई करने के, तो उसमें से जो 2/3 टाइम है वो मेरा ऑप्शनल के लिए जाएगा, एंड विच पेड ऑफ रियली वेल. मेरे पेपर 1 में है 156 मार्क्स और मेरे पेपर 2 में है 150 मार्क्स. सो वो हेल्प करता है. और बाकी आप 1/3 अपना टाइम आप न्यूज़पेपर और जीएस में दे दो, क्योंकि जीएस में एक सीलिंग होती है बियॉन्ड विच इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर. बाकी ये शेड्यूल फिक्स था. देयर वर 3 slots in my daily schedule. The first was geography, the second was GS, and the third was current affairs, जिसमें न्यूज़पेपर्स या कोई भी आप पॉपुलर कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है मुझको प्रीलिम्स में ज़्यादा हेल्प किए एज़ कम्पेयर टू मेंस. प्रीलिम्स में मैंने लास्ट के क्वेश्चंस देखे. इस साल तो ऐसा प्रीलिम्स आया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे. सो वो हेल्प करता है नॉनदलेस. बट आई वुड से कि जितना आप टेस्ट लगाते जाओगे, टेस्ट सीरीज़ करते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उतना बेटर होते जाओगे टेस्ट में. और इस साल तो मेरे पास बहुत कम टाइम था. 14 दिन में ही मुझे पढ़ाई करनी थी प्री की, क्योंकि मैंने उसके पहले पढ़ाई नहीं करी थी. तो 14 दिन में तो केवल टेस्ट ही लगाए जा सकते हैं. तो मैंने विदिन 14 days आई थिंक आई वुड हैव डन अराउंड 28-30 टेस्ट, विच प्रिपेयर्ड मी वेल इनफ कि मेरे आए हैं 119 पॉइंट समथिंग आए हैं मेरे पेपर 1 में, एंड जीएस प्रीलिम्स पेपर 1 में. और पेपर 2 में जो कि CSAT होता है, मेरे 92 आए हैं. बस उसके लिए टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने का, बट इट इज़ सफिशिएंट टू क्वालिफाई. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो हेल्प होती है. मेंस में ऐसा है कि मेंस में तुम्हें ट्रेंड पता चलता है. यू गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनालिटिकल पूछ रहे हैं या फैक्चुअल पूछ रहे हैं, तो वो तुमको प्रिपेयर कर देता है. पर यूपीएससी ने वो भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है. वो कैसे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेता है, किसी को नहीं पता है. प्रैक्टिस करने के बजाय आई थिंक उनको गो थ्रू करके उनकी अंडरस्टैंडिंग करना कि कितना उससे पूछा है, किस एरिया से पूछा है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि यूपीएससी इट इज़ मोर और लेस एक्सपेक्टेड कि यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, बट मोर और लेस हमें पता चल जाता है कि इस एरिया से इतने पूछ रहा है, हिस्ट्री से इतने पूछ रहा है, ज्योग्राफी से इस तरीके से पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें इस तरीके से आंसर करना है. तो वो हेल्प हो जाती है. और बाकी तो मेरी समझ से प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस. प्रीलिम्स में तो सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी लगती है कि यूपीएससी यूजुअली डज नॉट आस्क क्वेश्चंस बियॉन्ड सिलेबस. और सिलेबस का क्या है कि जैसे पेपर 3 में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आप प्रिपेयर कर लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, या आप डिटेल्ड नोट्स बना लो, या आप नोट्स बनाए बिना पढ़ते हो तो ट्राई टू लोकेट दोज टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर कि करंट में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है. अब जैसे न्यूज़ में से एक इशू हुआ था जिसमें एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के घर में रेड पड़ी थी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे क्वेश्चन था पेपर 2 में. आप एग्जाम्पल्स डालो. तो अगर आप सिलेबस को बिल्कुल बारीक से पढ़ोगे तो सब कुछ ही सिलेबस से आता है बेसिकली.
तो पेपर 3 में तो आपको नोट्स बनाने हैं, एथिक्स के पेपर में जो जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको नोट्स बनाने हैं। पेपर 2 में भी बहुत करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आते वो सिलेबस से ही हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या पॉलिटी हो गया या पॉलिटी एस्पेक्ट हो गया, सब सिलेबस से आता है, तो आपको पढ़ना तो सिलेबस से ही है। तो आई थिंक अब चूँकि मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था, तो अब इतना मैं सिलेबस की तरफ देखता तो नहीं था, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को मैंने सिलेबस के अराउंड ही रिवॉल्व किया था, स्पेशली ज्योग्राफी में। ऑप्शनल चूँकि मेरा ऑप्शनल बहुत बड़ा है, मेरा सिलेबस पेपर 1 का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें तो मुझको बिल्कुल टू द पॉइंट एज टू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड और क्या क्या मेंशन है सिलेबस में, आपको वो पढ़ना है। अगर जेट स्ट्रीम एंड इट्स इफेक्ट्स पूछा है तो आपको जेट स्ट्रीम उसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं और इधर उधर वाला नहीं पढ़ना है। और अगर वो पूछ रहा है कि अगर सिलेबस में मेंशन है डेन्यूडेशन प्रोसेसेस, तो आपको सारे टाइप के डेन्यूडेशन पढ़ने हैं। या आपको लैंड फॉर्म डेवलपमेंट पढ़ना है, तो आपको सारे टाइप का लैंड फॉर्म डेवलपमेंट पढ़ना है। अब जैसे लोग करते क्या है कि वो पेरीग्लेशियल लैंड फॉर्म्स छोड़ देते हैं, और इस साल क्वेश्चन ही आ गया था अल्टीप्लेनेशन के ऊपर। तो लेकिन मैं चूँकि पढ़ के गया था, तो मैंने उसमें 3 डायग्राम्स बनाए थे, पॉइंट भी अच्छा लिखा, तो मेरे पेपर 1 में इसीलिए भाई 156 आ गए थे। तो टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाओगे, सारे टॉपिक्स जो मेंशन है सिलेबस में, इवन इफ़ यू डोंट स्टडी इट लाइक यू आर स्टडिंग इट फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट ग्लिम्स थ्रू इट, पर आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी आइडियाज़ में होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हमको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। एटलीस्ट वी कैन राइट 10 लाइन्स अबाउट इट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू एटलीस्ट गेट यू 2-3 मार्क्स मोर देन द पर्सन जिसको पता ही नहीं है। क्योंकि इस साल अल्टीप्लेनेशन पे तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया या उन्होंने लिखा ही नहीं। बट इफ़ यू राइट एटलीस्ट 2-3 मार्क्स, तो इस एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, ही विल नो दैट ओके ही इज़ अ सीरियस कैंडिडेट, ऐसा इंप्रेशन जाता है। क्योंकि अल्टीप्लेनेशन बहुत लोगों ने नहीं सही किया होगा। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इफ़ यू पिन पॉइंटेडली स्टडी सिलेबस यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट। अब प्रीलिम्स का सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये सारे टॉपिक्स तो हैं, खैर प्रीलिम्स का तो सब सिलेबस इतना स्टैंडर्डाइज हो गया है कि नाउ एवरीवन इन द एज ऑफ इंटरनेट एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी फ्रॉम। फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी लक्ष्मीकांत पॉलिटी, you have to study modern India's spectrums, modern India, those sources stay the same जो मैंने भी फॉलो किए। पर चूँकि मेरे पास इस साल केवल 14 दिन थे फॉलो करने के लिए, तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट आई हैव रेड दी सोर्सेज एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, और उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्री के पहले for following current affairs, I used to follow some videos, watch some videos of Only IAS here and there. तो उनसे कुछ ना कुछ निकल आता था। I think one or two questions came directly from those videos. अब वो किस्मत की बात है कि निकल आए तो निकल आए, नहीं निकल आए तो नहीं निकल आए, लेकिन बट स्टिल इट हेल्प मी। अब टाइम ही कम था, तो वीडियोस देख के क्या होता है कि सिलेबस बिकम्स लिटिल कन्फाइंड। बाकी तो आई थिंक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी सेम थी, डू एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। इन द सेकेंड अटैम्प्ट, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 83 स्कोर आया था प्री में, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, और मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में मोर देन 80 टेस्ट लिखे थे, और मेरा स्कोर आया था 120 व्हेन कट ऑफ वाज 92। दिस टाइम ऑल्सो मैंने अराउंड 30 टेस्ट लिखे हैं, एंड माई कट ऑफ इज एंड माई स्कोर इज़ अराउंड 119 व्हेन द कट ऑफ इज़ 87। तो आई थिंक बिना पढ़े भी मतलब प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विथ टेस्ट सीरीज़। और उनको करने के बाद बस रख नहीं देना है, उनको पढ़ने के बाद उनके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, कौन सा उनका सॉल्यूशन, कौन सा उनका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन बन के आ जाए, कहाँ पर आपको एलिमिनेट करने में हेल्प कर दे। आप तो सिलेक्शन से एक क्वेश्चन से रुकने लगे हैं, सो फॉर यू एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। और मेरी समझ से अब एवरी सीरियस एस्पिरेंट तो एटलीस्ट वो जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं वो 2-3 बार तो पढ़ चुका होता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो निकलती है बार बार रीडिंग करने से वो कम होती जाती है। और क्या आपका दिमाग भी उतना एक्टिव रहता है बार बार वो पढ़ने में, वो भी इशू है, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार जब हम पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब अगर हम उसको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ जब हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती हैं तो वो हमें नया पर्सपेक्टिव देती हैं, हमें नई तरीके से सोचने को मजबूर करती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से याद भी रहती हैं। तो उससे हमारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एलिमिनेशन के लिए हो, चाहे क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए हो, वो बेटर हो जाती है। तो मेरी समझ से टेस्ट सीरीज़ डूइंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल इज़ द बेस्ट वे फॉर प्रीलिम्स। अब CSAT के लिए तो इस साल मेरे पास टाइम नहीं था, पर आई थिंक CSAT के लिए तो बेस्ट ट्रिक है कि डू एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। मैंने क्या किया था कि मेरे पास टाइम था सेकेंड अटैम्प्ट में,
तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चाहे HCF LCM वाला टॉपिक हो या चाहे सीटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक हो। आप कोई भी टॉपिक ऑनलाइन सर्च कर लो यूट्यूब पे, वो 10-20 क्वेश्चंस करा देगा वीडियो आपको। और मैंने तो ऐसे ही किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब सेकेंड अटैम्प्ट में, पर थर्ड अटैम्प्ट में मेरे पास आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टडी फॉर इट, सो आई जस्ट सिंपली फॉलोड 2-3 टेस्ट। मैंने 2-3 टेस्ट बहुत अच्छे से लिखे, उनमें मेरा स्कोर 90 के प्लस आ रहा था। तो आई लेफ्ट इट टू द फेट कि भाई मैंने जो किया है, पढ़ा है पहले, वो काम आएगा। और इवेंचुअली इट वर्कड, आई स्कोर 92। सो आई थिंक इसमें भी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देख के समझ लो और बाकी टेस्ट फॉलो करो। मोर टेस्ट यू डू द बेटर यू विल बिकम। इस बार मेरी जो स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड इतनी नहीं हो पाई, बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टडी फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स, बिकॉज 14 दिन ही बचे थे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने केवल प्रीलिम्स पढ़ा वो 14 दिन, उसके बाद मैंने केवल मेंस पढ़ा। लेकिन यूजुअली जो मेरी प्रिपरेशन थी बिफोर दैट, द कोर बेस ऑफ माई प्रिपरेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम विच आई स्पेंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रिपरेशन, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे तो मैं प्री और मेंस दोनों पढ़ता था। चाहे फैक्चुअल एस्पेक्ट हो तो उनको आपको किसी से कोशिश करके याद रखनी है, और अगर कोई थ्योरी वाला एस्पेक्ट हो तो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी, हम इस साथ में ये भी पढ़ रहे हैं क्यों स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी। जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो वो प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड तरह का एस्पेक्ट बनेगा। और जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है कि कौन कौन से ट्रेंड्स थे नेशनल मूवमेंट में, या मॉडरेट्स ने क्या क्या किया, तो उसमें प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। क्योंकि आप जितना फैक्चुअल डेटा पढ़ते हो, अगर आप उसको मेंस के आंसर में लिखो, योर आंसर विल बिकम मोर एंड मोर फैक्चुअल, विच विल फेच यू मोर एंड मोर मार्क्स। आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी बिकॉज आई स्कोर्ड अराउंड 120 मार्क्स दिस ईयर इन GS पेपर 1। तो मैंने तो कोशिश किया कि जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था उसको मैं अपने मेंस के आंसर में अलॉन्ग विथ थ्योरी डालूं, ताकि केवल थ्योरेटिकल आंसर ना लगे। इट लुक्स मोर लाइक अ फैक्चुअल आंसर विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड थ्योरी। तो इस तरह का आंसर होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस साल तो अलग ही हो गया मेरा प्रिपरेशन, प्री की अलग हुई, मेंस की अलग हुई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई थिंक मैं किसी के लिए सही में बात कर सकता हूँ, वो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। सो इस साल मैंने डिसाइड कर लिया था, लास्ट ईयर का मेरा स्कोर 251 था, इस साल मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे किसी में इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल में करना है। क्योंकि GS के पेपर्स में देयर इज़ अ सीलिंग, आप उस सीलिंग को तोड़ नहीं सकते हो। मेरे आ गए 120, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 120 मार्क्स। मैक्सिमम माई असम्पशन वॉज दैट आई विल गेट अराउंड 105 मार्क्स। इवन 110 मार्क्स इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेरे पेपर 3 में है 91 मार्क्स, सो अब किसी को क्या पता। बल्कि मेरा पेपर 3 आई थिंक इट वॉज द बेस्ट पेपर ऑफ ऑल द GS पेपर्स। तो उसके बाद भी आपको नंबर नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में मुझे लगा कि ऑप्शनल विल गिव यू मार्क्स, बिकॉज इन ऑप्शनल यू नो व्हाट यू आर राइटिंग। सो मेरा फोकस था, तो मेरा तो ये था कि आई यूज़ टू डिवोट 2/3 ऑफ माई टाइम टू ज्योग्राफी ऑप्शनल। ऐसा भी होता था कि जब मैं 8:30 बजे सुबह पढ़ने बैठ रहा हूँ ज्योग्राफी, तो मैं 3 बजे भी कभी कभार उठाऊँ केवल ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते। कभी किसी दिन 5 बजे भी उठाऊँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं थका नहीं, मैं बहुत थक गया था, लेकिन एक फ्लो आ जाता है। तो आप 1 घंटे में भी वही वो कर सकते हो जो आप 4 घंटे में करते हैं। अब मैं वो फ्लो तोड़ना नहीं चाहता था। तो कई दिन ऐसे आए थे कि मुझे टॉपिक्स इतने अच्छे लग रहे थे ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, मैं 7-7 घंटे लगातार ज्योग्राफी पढ़ता था। तो मैंने फोकस बहुत किया इस बार ज्योग्राफी में, विच पेड ऑफ इवेंचुअली। अब आंसर राइटिंग का क्या है कि मैंने तो 10 टेस्ट दिए मैंने बहुत अर्नेस्टली टेस्ट लिखे। मैंने कोई टेस्ट भी मस्ती में नहीं लिखा है, मतलब सीरियस होके सारे टेस्ट लिखे हैं, विद इन द 3 आवर्स लिखे हैं। और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन इस बार टेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करी थी। क्योंकि अगर मैं अपने विल पे चलूँगा तो ह्यूमन विल तो आपको कहेगी कि मस्ती करो, पढ़ाई मत करो। ह्यूमन नेचर कहता है कि आई वुड रादर वॉच अ वेब सीरीज दैन स्टडी ज्योग्राफी। अब वही बोरिंग कॉन्सेप्ट्स कौन पढ़े, डेरिवेशन, क्रोनोलॉजी, ये वाले वो वाले। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, कोई भी आप ले लो, डजेंट मैटर, किसी की भी हो। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू स्टिक टू इट, और उसके जो शेड्यूल्स हैं आप वो फॉलो करो। अगर उसमें बोला है कि 1 हफ्ते में जियोमॉर्फोलॉजी और फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 दिन दिए गए हैं जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी को पढ़ने के लिए, और अगर आपने वो 2 दिन में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टेस्ट 5 दिन बाद है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बायोजियोग्राफी पढ़ने लगो और आप ओशियनोग्राफी पढ़ने लगो। आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, आपको वही रिवाइज करते रहना है हफ्ते भर।
ताकि जो आप टेस्ट दो तो उसके बाद आप उठो तो बोलो आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन ऐसी रिवॉल्व थी कि मैं टेस्ट करूँगा, और मेरे टेस्ट में ऐसा था कि जो टेस्ट में दे रहा था उसमें अगर मैं अर्नेस्टली फॉलो करता टेस्ट तो मैं एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ कर लेता, और वही हुआ भी। मैंने एटलीस्ट 4-5 बार मैंने अपना जीएस पूरा ऑप्शनल पूरा रिवाइज़ कर लिया। तो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन वैसे करी थी, और वही आंसर राइटिंग का सिंपल सा है कि राइट एन इंट्रोडक्शन, जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम बनाओ। पेपर 2 बिकम्स अ वेरी जनरल पेपर। देखो पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल पेपर। तो अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो अगर आप उसको लिखोगे तो वो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। अगर आपको अल्टरनेशन पूछा है तो आप अल्टरनेशन लिखो, देयर इज़ नो पावर इन दिस वर्ल्ड अगर आपने सही लिखा है जो आपको कम नंबर दे। अगर आपसे पूछा है रेडिकल लिबरल फिलोसोफर्स के बारे में या रेडिकल जोग्राफर्स के बारे में, आप उनका नाम दो, जैसे डेविड हार्वी हो गया या डिफरेंट जोग्राफर्स के नाम है, आप उनका नाम दो, आपका नंबर नहीं कटेगा। बट जैसे जैसे जनरल होते जाते हैं क्वेश्चन, जैसे पेपर 2 में, उसमें मार्क्स की रेंज बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको वो आंसर्स फैक्चुअल बनाने हैं। और वो आंसर आप कैसे फैक्चुअल बनाओगे? थ्रू द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स दो, केस स्टडीज़ दो, आप डायग्राम्स बनाओ। अब जैसे और रीजनल एस्पेक्ट आपको लाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कोल। तो आप उसमें केवल ये मत लिखो कि एक इंडिया का डायग्राम हमने बना दिया, हमने केवल एक इंडिया का डायग्राम बना दिया और उसमें हमने मार्क कर दिया कि यहाँ पे कोल मिलता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का कोल मिलता है। ड्रॉ रीजनल डायग्राम्स। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना दो, जैसे झारखंड का डायग्राम बना दिया आपने। एक डायग्राम आप बना दो, जैसे आपने छत्तीसगढ़ का डायग्राम बना दिया। या एक डायग्राम आप बना दो जैसे आपने वेस्ट बंगाल का डायग्राम बना दिया। या एक डायग्राम आप बना दो जैसे आपने गुजरात का डायग्राम बना दिया। तो और उनमें साइड्स मार्क करो। ऐसे आप अपने आंसर को मोर इंटरेस्टिंग बनाते हो। द पर्सन हु इज चेकिंग द आंसर, उसको समझ में आएगा कि इसे रीजनल ज़मीनी हकीकत का पता है। केवल इसे ये नहीं पता कि एक इंडिया है जहाँ पे कोल मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, यहाँ पे ओशन बहती है, ये नहीं। मेक अ रीजनल डायग्राम। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन था जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब उसमें आप केवल ये मत लिखो कि एक केन बेतवा है और एक केन बना दी, एक केन बना दी, एक बेतवा बना दी, और दोनों के बीच में ये बना के बता दिया कि दिस इज़ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लिखो कि ये दौधन डैम है, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है, यहाँ पे छतरपुर शहर है, यहाँ पे खजुराहो शहर है, यहाँ पे ललितपुर शहर है, यहाँ पे पन्ना, बेतवा, पन्ना, रीवा, ये सब शहर हैं, ये सब लिखो। और यहाँ पे लोअर ओर डैम है, ये सब लिखो। रीजनल एलिमेंट लाओ, रीजनल पर्सपेक्टिव लाओ अपने आंसर में। जितना रीजनल पर्सपेक्टिव आएगा उतना अच्छा आंसर आपको, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ये मैंने इस बार ट्राई किया। अब जैसे जिन क्वेश्चंस में नहीं बन सकती हैं ये केस स्टडीज़, उनमें एग्जाम्पल दो। जैसे क्लाउड बर्स्ट के क्वेश्चन में मैंने 4 एग्जाम्पल दिए क्लाउड बर्स्ट के। आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी दैट ऑफ उत्तराखंड फ्लड्स ऑफ 2013। अब आप उसका एग्जाम्पल दो, डायग्राम बना दो मैप में कि कहाँ कहाँ हुआ है वो। अब लैंडस्लाइड्स में आप 4, 5, 6 लैंडस्लाइड्स, इतनी आप एग्जांपल दे सकते हो। आप उस सब का एग्जांपल दो लैंडस्लाइड्स का, कि कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हुई है। रीसेंट कोई लैंडस्लाइड हुई है तो आप उसका एग्जांपल दे दो। और तो इस तरीके से एग्जाम्पल। देखो पेपर 1 जो है उसमें तो आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं, पढ़ के जाओ, रिवाइज करो, रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, टेस्ट लिखो, एक फ्लो में आओ। और जब आप उस फ्लो के पीक में हो, मेक श्योर दैट योर एक्चुअल एग्जाम फॉल्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ दैट पीक। जब आप उस पीक में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। हम जैसे मैंने भी, जब मैं अपने पीक में था तो मेरे 156 आ गए। आज मैं लिखूँ तो मुझे पता नहीं मेरे कितने आएंगे। आई कांट अश्योर यू कि मेरे 156 आएंगे। तो एक चीज़ तो ये करनी है आपको। और दूसरा, हाउ मच टाइम डिड आई कॉन्ट्रीब्यूट टू माई ऑप्शनल। आई थिंक मैंने बता ही दिया है कि मेरा 2/3 टाइम वॉज गिवन फॉर ऑप्शनल। कुछ दिन तो ऐसा होता था कि मैं पूरे दिन ही ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, बस रात में मैं 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लेता था ताकि आई डोंट लैग ऑन न्यूज़पेपर। अब लोग करते क्या हैं कि पूरे दिन अखबार पूरे दिन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे या कोई अपना ऑप्शनल पढ़ लेंगे या कुछ और पढ़ लेंगे, और उनके 4 दिन के अखबार लैग होते रहते हैं, फिर उनका मन नहीं करता पढ़ने का। ये नहीं करना है हमको। एटलीस्ट 3 घंटे निकालना है करंट अफेयर्स के लिए, बाकी टाइम तुम्हारा सब्जेक्ट है। और आई थिंक मेरी ये स्ट्रैटेजी, आई थिंक इट पेड ऑफ। आई स्कोर्ड रियली वेल इन रिटन। आई हैड 863। तो
वही है कि न्यूज़पेपर जितना अच्छे से रीड करोगे, और न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ जब आप आंसर लिखोगे विद एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हमको एग्जाम्पल्स देने हैं, तो आप एग्जाम्पल जब लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि न्यूज़पेपर हम केवल वेगली नहीं रीड कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल निकाल रहे हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो अपने आंसर्स में, तो आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, और उसी से आप एग्जाम्पल निकालना सीख जाओगे। और तब आपके लिए इंटरेस्टिंग, न्यूज़पेपर से आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स निकाल के अपने आंसर्स में लिखोगे, तो वो प्रोसेस रीजनरेट होगा। आप जितना टेस्ट लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा अखबार कैसे पढ़ना है, और अखबार से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स को जब आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ट्रिक मेरे लिए काम कर गई। और रही बात टाइम की, तो मैंने बताया ही 2/3 मेरा टाइम जाता था ज्योग्राफी को, आई थिंक दैट एक्चुअली वर्कड इन माई फेवर। इसलिए जाता था क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीएस में बहुत नंबर नहीं मिलता है, इवन टॉपर्स के भी, और जो अलग रैंकर्स हैं उनके मार्क्स भी टू सम एक्सटेंट दे ओवरलैप। इट इज़ अ ज्योग्राफी ऑप्शनल दैट मेक्स अ डिफरेंस। एंड और मैं तो ये कहूँगा कि जो एक परसेप्शन है कि ज्योग्राफी को बहुत नंबर नहीं मिलता है, आई थिंक इट हैज़ बीन ब्रोकन। आई थिंक दिस ईयर, लास्ट टाइम आई थिंक द हाईएस्ट वाज 287। आई थिंक दिस टाइम मेरे तो 306 हैं, मुझे पता नहीं हाईएस्ट कितने हैं, बट आई थिंक 306 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, which if I can obtain, anyone can obtain with slightly bit sharp effort and appreciation of one's flaws, कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम सक्सेसिव टेस्ट में उसको इम्प्रूव करें।